बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नावल लेकर आए हैं जो रुके तो कोहे गिरां थे हम। किस्त नंबर 56 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम एक साथ आपको बर वक्त मिलती रहें। नावल कैसा लग रहा है या कोई आप नावल सुनना चाहते हैं तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होगी। शुक्रिया। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी माँ होती तो कैसी होती और तुम्हारा बाप होता तो कैसा होता? खारी के सामने बैठी इस औरत ने पूछा, जिसे देखते ही इसे ख्याल आया था कि वो यकीनन इन काले लोगों के मुल्क से आई होगी जो कभी कभार चौधरी सरदार की दावतों में शामिल होते थे और जिनको देखकर वो शुक्र अदा किया करता था कि वो इनसे तो कम ही काला था। इसने ये सवाल सुनकर चौधरी साहब की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए इसे आंखों आंखों में इशारा कर रहे थे कि इसकी बात का जवाब दे। इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए गोया इनकार किया। वो इस औरत की बात का क्या जवाब दे जिसे वो जानता तक नहीं था और जिसके हुलिये को देखकर इसे दिल ही दिल में हंसी भी आ रही थी। आपने इसके मुंह में मौजूद ज़ुबान पर ताला लगा रखा है गालबन। वो औरत जिसने खारी का मुकम्मल जायज़ा लेने की खातिर आंखों पर चश्मा लगा रखा था, चश्मा उतारते हुए बोली, शायद इसका जायज़ा मुकम्मल हो चुका था। यह आपका रोब हुसन है बेगम साहिबा, जिसके आगे बेचारे की ज़ुबान गंग हो गई है, वरना ये तो अच्छा खासा बातूनी है। चौधरी साहब ने अजराहे तनफन कहा, मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। चौधरी साहब की तरफ देखते हुए इसने सर हिलाया, लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहे? इसने दोबारा खारी की तरफ तवज्जो की। ओए काका खारी, बोलेगा नहीं तो बेगम साहिबा ने यहीं बैठे रहना है। चौधरी साहब ने खारी की तरफ देखा। मैं क्या बोलूं जी, मेरी तो समझ में ही नहीं आई जी इना दी बात। खारी ने अपने दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए हाथ बगलों में घुसाए और गर्दन थोड़ी और अंदर घुसा ली, ऐसे जैसे किसी वार के खिलाफ अपना दिफा कर रहा हो। मैं ये पूछ रही हूँ कि कभी अपने माँ बाप के बारे में तुमने सोचा कि वो कैसे होंगे? बेगम साहिबा आपके कदरे करख्त लहजे में आपके कदरे करख्त लहजे में बोली, और ऐसे बोलते हुए इसका अंदाज हू बहू उस्तानी हमीदा जैसा हो गया, जो लड़कियों के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी और जिसको बेदरो दीवार स्कूल के मैदान में जो चौकियों पर बैठी बच्चियों को पढ़ाते इसने कई बार देखा था। मेरी माँ ते बाप कोई है ही नहीं जी, तो इनके बारे में सोचना कैसा? चौधरी साहब के उकसाने वाले इशारों की शय पर वो बहुत सोचने के बाद बोला, ओह, अगर वो होते तो कैसे होते? मैंने ये पूछा है। इस बेचारे को ऐसी बातों के जवाब कहाँ आते हैं? बेगम साहिबा, मैंने आपको बताया ना कि ये एक भोला भाला सीधा साधा लड़का है। चौधरी साहब ने तंग आकर कहा, यकीनन ये ऐसा नहीं होता अगर आप इसे ऐसे ना बनाते। वो अपने गम और गुस्से को दबाते हुए बोली, अगर आपने कोई नेकी करने का इरादा कर ही लिया था तो पूरी नेकी करते, इसे अधूरा क्यों रहने दिया? गनीमत समझे बेगम साहिबा कि मैंने इसे ना पूरा किया ना अधूरा छोड़ा। चौधरी साहब ने जवाब दिया, मैं चाहता तो आज या ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड में पढ़ने वाले नौजवान की शक्ल में भी आपके सामने मौजूद हो सकता था, और अगर ऐसा होता तो आज आप इससे सवाल ना कर रही होती बल्कि इसके सामने जवाबदेह होकर बैठी होती। हमारी नीयतों की असलियत या तो हम जानते हैं या फिर हमारा खुदा जानता है। फिर वो सर झुका कर बोले, आपने इसे डिसओन कर दिया तो मेरे लिए भी ये फैसला करना बहुत मुश्किल था कि मुझे किन खतूत पर उठाना है। अपना ले पालक बनाता तो जो मेरी हैसियत और पहचान इस दुनिया में है, इसके हिसाब से इसने ले पालक ही रहना था। बे हैसियती और बेशनाख्ती फिर भी इसी के हिस्से में आनी थी। ये बता कर इसकी कहानी शुरू करता कि तुम फ़लाँ इब्ने फ़लाँ के बेटे हो तो ये अपने गम में गुलता उम्र गुजार देता। मेरी महदूद अक़ल में यही बेहतरीन शक्ल आई और मैंने इसको जो दे सकता था वो इसको दिया, जो मुझे इसको देनी चाहिए थी। नकल का हिस्सा नकल से जुदा। वाह चौधरी साहब वाह, दलाइल ज़बरदस्त पेश करते हैं आप। आपको तो वकील होना चाहिए था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। चौधरी साहब ने फिजा ज़हूर को तन फन करते बोलते देखकर खारी की तरफ देखा।
मैं जी चलता हूँ। फिर खारी ने चौधरी साहब के चेहरे पर मज़ाक का रंग देखकर उठते हुए कहा, इसे ये लम्हा फ़रार के लिए गनीमत महसूस हुआ था। बैठो तुम। उस्तानी हमीदा की बहन जैसी खातून डपट कर बोली, चौधरी साहब बताएं इसे। इसने चौधरी साहब की तरफ देखते हुए खारी की तरफ इशारा किया। बताएं इसे कि मैं कौन हूँ। बताएं इसे कि आपने इसके साथ क्या किया। आप बताएंगे इसे इसकी और अपनी ज़ुबान में, या मैं बताऊँ। वो चौधरी साहब पर भी रोब जमाती कोई अनोखी ही औरत थी। मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा कि गुनाह का थैला आप मुझे गरीब के कंधे पर लटकाने की कोशिश क्यों कर रही हैं। चौधरी साहब ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, चलें ठीक है, मैं इसे सुनाती हूँ इसकी कहानी। हिस्ट्राइका में से ये खुद भी पहचान लेगा। गुनाह के थैले को लटकाने की खूंटी किसके कंधे पर सजी है। फिजा ज़हूर ने चैलेंजिंग अंदाज में चौधरी साहब को घूरा और खारी की तरफ देखा। मैं जी चलता हूँ। डेरे पर मास्टर कमाल उड़ीकता होगा। खारी एक दफ़ा फिर उठा। वो इस औरत की नज़रों का सामना नहीं कर पा रहा था। एक अजीब से खौफ ने इसे एकदम आन घेरा था। मैंने कहा ना, बैठो तुम। वो कड़क कर बोली, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारा बाप कौन है। खारी की टांगें कांप गईं। इसने डरते डरते चौधरी साहब की तरफ देखा। बाप ही क्यों क्यों, ये भी बताइए कि इसकी माँ कौन है। चौधरी साहब ने खातून को लुक़मा दिया। बेफिक्र रहिए, ये भी बताऊँगी। नाना नानी मामू खाला भी बताऊंगी कौन थे, और दादा दादी चाचा फूफी। चौधरी साहब ने सवालिया नज़र से इसे देखा। वो इसके चेहरे पर इस्तज़ाई हंसी फैली। वो तो शायद खुद इसके बाप को भी याद ना हो कि कौन थे। गाड़ियों के हारन की पूं पूं पाँ पाँ मेरी तरफ बात मानो तो तुम भी इसकी और अपने ताल्लुक़ की नोयत जानने की कोशिश करो। आंखों से गुस्से और बदगुमानी की ऐनक उतार कर इसे याद करो। इसकी बातें, उसका अमल, इसकी फीलिंग्स जो तुम्हारे साथ वाबस्ता थीं। अगर तुम वो लड़की हो जो साथ की क्वीन ऑफ हार्ट है, तो मेरे पास तुम्हारी कुछ अमानतें रखी हैं। कुछ अमानतें ये दुनिया तारी वारी जगते सारे नार नार तू कानो मिठिया बकारी माउफ होते जहन और शल होते साहब के साथ एक मरतबा फिर इसने हॉर्न पर हाथ रखते हुए सोचा, कानो मीना बकारी। इसने ज़ेर लब दोहराया, जिसका पता मैं सारी दुनिया में भिखारियों की तरह ढूंढती फिर रही हूँ। इसका एहसास, इसकी महसूसात तो मेरी मुट्ठी में बंद थे। हाय, मैं क्यों समझ ना पाई। इसने हॉर्न पर से हाथ उठाकर बेबसी के आलम में स्टीयरिंग पर मारते हुए सोचा, और जब कहीं समझी, इस वक्त तक वो खुद अनजाने न जाने कहाँ गायब हो गया। इसने आंखों से बहते पानी को उल्टे हाथ से साफ किया। मगर वो अमानतें, हाँ वो अमानतें, एक बार जो हाथ आ जाएं तो शायद कोई पता मिले, कोई सराह, कोई रास्ता। इसने सर उठाकर सामने देखा। इसकी गाड़ी के आगे लगी गाड़ियों की कतार आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगी थी। इसने तेज़ी से स्टीयरिंग घुमाया। इसकी गाड़ी भी आगे खिसकी और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते ट्रैफिक के इस जमूद से बाहर निकलकर खुली सड़क के जो चौतरफा मोड़ पर आ निकली थी। महानू ने गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते पर डाली। यहाँ सड़क कुशादा और ट्रैफिक यकतरफा थी। गाड़ी की रफ्तार बढ़ने लगी। इसे अपनी मंजिल तक पहुँचने की जल्दी थी। खारी ने सर उठाकर बारी बारी चौधरी साहब और फिल्जा ज़हूर को देखा। इसे अपने सामने का मंजर धुंधला नजर आने लगा था। चौधरी साहब और फिल्जा ज़हूर के चेहरे जैसे धुएं के बादल के पीछे छुप रहे थे। बंदे को जब तक अपनी हकीकत का पता नहीं चलता, वो सौखा रहता है। जब अपनी हकीकत का पता चल जाए तो ज़िंदगी के दिहाड़े बड़े औखे हो जाते हैं। ये बात सिर्फ एक दिन पहले इसने सादिया कलसूम से कही थी। सादिया जो आपा राबिया से इनकी और अपनी कहानी सुनकर आई थी, और जिसके दिल को ये गम लग गया था कि अगर वो पहले अपनी हैसियत से आगाह होती तो शायद इसकी ज़िंदगी का नक्शा कुछ और होता, और जो मुझे अपनी हकीकत का पता होता तो क्या मेरी ज़िंदगी का नक्शा भी कुछ और होता। इसने अपनी तेज़ होती सांसों को काबू में करने की कोशिश करते हुए सोचा, तुम्हारी माँ मेरी दोस्त थी और तुम्हारा बाप दोस्त का शौहर। फिल्जा ज़हूर ने एक बार फिर अपनी बात बुलंद आवाज़ में दोहराई। तुम्हारी माँ कत्ल हुई और तुम्हारा बाप कत्ल के इल्ज़ाम में मुलजिम बना। जब तक मुझे इल्म नहीं था कि तुम्हारा बाप मेरी दोस्त का शौहर था, मैं तुम्हारे बाप को दिल में बसाए इसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखती रही, और वो जो मेरे फ़न का परिस्तार था,
कभी मालूम नहीं हो सका कि मेरे लिए वो क्या सोचता था। मैं तो बस सिर्फ एक बार इसके ये पूछने पर कि मेरे साथ सफ़र करके मेरी मंजिल तक चलने पर तैयार हो, इसके साथ चलने को तैयार हो गई। जवानी की बेफिक्री, ज़िंदगी की ऊंच नीच से लाइल्मी, बस रफ़ाकत की ख्वाहिश की तकमील, सामने नज़र आते देखने का जोश मुझे एक ऐसे रास्ते की तरफ ले गया जिसने मेरी ज़िंदगी के इर्द गिर्द पछतावों की बाढ़ लगा कर रख दी। उम्र भर ना तो इस बाढ़ से उलझ कर इससे बाहर निकलने का हौसला कर पाई, ना ही इसके अंदर जीने का हौसला खुद में पैदा कर सकी। फिल्ज़ा ज़हूर ने पछतावे के किसी नादीदा एहसास के साथ सर झटका। इसने मैं अपने सामने बैठे खारी के कांपते हुए कमज़ोर से वजूद की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरी जन्नत में आधी रात गुजारने की ख्वाहिश का समर थे इफ्तिखार अहमद, जिसे मैंने दुनिया में इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने की मजबूरी के दबाव के तहत अपने हाथों से गंवाया। बकायमी होश व हवास, सब कुछ जानते पूछते हुए तुम्हारा बाप बहुत बड़ा आदमी है इफ्तिखार अहमद, दौलत जिसके घर की लौंडी है और जो ऐसे 10 फार्म हाउस खड़े खड़े खरीदने की अस्ताहत रखता है जिसमें अब तक तुम एक मुलाजिम की तरह उम्र गुजारते रहे हो। तड़क 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 अल्फाज थे या जहर में बुझे नेज़े उड़ते हुए आकर खारी के सीने में पेवस्त हो रहे थे। मैं तो गुनाह के बोझ तले दबे आज तक सर उठा ही नहीं सकी, लेकिन ये चौधरी साहब, फिल्ज़ा ज़हूर ने तंज भरी नज़रों से चौधरी साहब की तरफ देखा, इन्होंने तुम्हारे साथ क्या नेकी की जो तुम्हें यहाँ से उठाया और अपनी जागीर पर कमी कमीन की हैसियत से पाल पोस कर ये बना दिया। इसने खारी के सरापे की तरफ हाथ से ऊपर से नीचे तक इशारा करते हुए कहा, ओ जी, चौधरी साहब को कुछ ना कहें। ट्रांस में बैठा खारी तड़प कर बोला, चौधरी साहब मेरे माई बाप हैं। इसकी आवाज़ कांपने लगी। चौधरी साहब ना होंदे तो आप जनाब साहब ने तो मैनू कुत्ते बिल्लियाँ वास्ते इधर फेंक दिया था। मैं आपकी औलाद नहीं था ना, आपको तो भूल के भी याद ना आया होगा। खारी बच गया कि मर गया। तन हौसला चौधरी साहब का था जो कीड़े दरगाह बच्चे उठा कर ले आए थे। अपने डेरे वालों को कहा कि इस अपने बच्चे और वर्गा पालेंगे। आज जो मैं हूँ, इसने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, चौधरी साहब की वजह से हूँ। तुम जिंदा सलामत कितने ही कोड़ थे, कज्जियों तो बच्चा हुआ। मैं सरगट नहीं पीता, मैं जुआ नहीं खेलता। चौधरी साहब ने ही मुझे सिखाया है, खारी पुत्र तक भी सीधा चलना है, सज्जे खब्बे नहीं देखना। इसने जताने वाली नज़रों से फिल्ज़ा ज़हूर और फ़ख्र से चौधरी साहब को देखा। मैं सब्जियाँ ते फल फूल तुड़वाना जानता हूँ, ट्रक लोड करा सकता हूँ। मैं जानवरों का दूध धोता हूँ तो उनको पट्ठे डालता हूँ। चौधरी साहब ने इस बेआसरा बाल को हुनर सिखाया है, कामदा बंदा बनाया है, मोहताजी तो बचाया है। चौधरी साहब नाल किसी का क्या मुकाबला। चौधरी साहब ते माई बाप ने मेरे। इसने हकारत से फिल्ज़ा की तरफ देखते हुए कहा, तुम? फिल्ज़ा ने कहना चाहा। ओ छड्डो जी, खारी ने हाथ से इशारा किया। चौधरी साहब वर्गा हौसला किसी और का हो ही नहीं सकता। मेरा सगा प्यो तो वही था ना जिसने आप जैसे डायन के हवाले कर दिया मुझे और फिर पलट कर पता भी ना लिया। ओए, ऐसे सगे प्यो को दूर से ही सलाम है। इसे सल्यूट करने के अंदाज में माथे पर हाथ मारा। जाओ बीवी साहब, अपना काम करो जाकर। मैनू कोई शौक नहीं सगे माँ प्यो दे बारे पुछन दा। मैं इफ्तिखार अहमद उर्फ खारी ही चंगा। मेरे दम नाल फार्म हाउस दियाँ रौनकां कायम रहें। क्यों चौधरी साहब? इसने अबरू चढ़ाते हुए चौधरी साहब से सवाल किया। चौधरी साहब को कतई तवक्का नहीं थी खारी फिल्ज़ा की तंजिया गुफ्तगू के जवाब में ऐसी भरपूर तकरीर झाड़ेगा। उन्होंने नम आंखों से इसकी तरफ देखा। खारी के चेहरे का रंग सुर्ख पड़ रहा था, नथने फिर फड़फड़ा रहे थे और आंखों में एक अजीब सा जोश नज़र आ रहा था। ओए शाबाश है ओए मेरे पुत्र। उन्होंने उठकर वफूर मोहब्बत से खारी को अपने साथ लगा लिया। आज तूने हक अदा कर दिया मेरी नियतों का, मेरे खलूस का, मेरे एहसास का। उन्होंने बुर्राई हुई आवाज़ में कहा, देखा बेगम साहब, आपने एहसानमंदी से कहते हैं।
मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना और खलूस को खलूस समझना, इसे कहते हैं। आपकी मादी ज़िंदगी में तो शायद इन चीज़ों की गुंजाइश ना हो, मगर हम सीधे साधे देहाती लोग अपने बच्चों की तरबियत को इसी खमीर से उठाते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन इफ्तिखार अहमद, तुम अब भी नहीं समझ पाए कि किस बाप की औलाद हो। अरबपति है तुम्हारा बाप और तुम इस फार्म हाउस के एक अनपढ़ मामूली और अदना मुलाजिम किसी ज़िंदगी गुजार रहे हो। तड़ाक अल्फाज एक मरतबा फिर नेज़े की अन्नी की तरह खारी के दिल से जा टकराए और इसका दिल जहर में बुझे वार की जद में आकर किसी सियाल की तरह बहने लगा। दूर मत जाओ, बहुत सारा मत सोचो। अगर तुम साद सुल्तान से वाकिफ़ हो तो जान लो कि तुम इसके सगे भाई हो। फिज़ा ज़हूर ने चौधरी साहब के चेहरे पर फैले मन्नत भरे तासुरात की परवाह ना करते हुए कहा, साद सुल्तान। आप आपके खारी ने फिज़ा की तरफ यूँ देखा जैसे इसे सुनने और समझने में गलती लगी हो। साद, वो लड़का जो कुछ अर्सा पहले इधर फार्म हाउस में मेहमान ठहरा था। फिज़ा ने मज़ीद तफसील सुनाई। साद सुल्तान, खारी की नज़रों के सामने वो चेहरा घूमा, बंदर का तमाशा दिखाने वाला मेले का साईं, मैनूर बाजी का फ्रेंड साद सुल्तान, जो इसकी शादी में इसे और रिजवानुल हक को गीत सुनाता था। साद सुल्तान जो आपा राबिया को मतलूब था। साद सुल्तान जिसके बाप की कहानी से वो खूब वाकिफ़ था। साएं 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 खारी के कान बजने लगे और इर्द गिर्द मुहिब सन्नाटा छाने लगा। इसने बेयकीन नज़र से चौधरी साहब की तरफ देखा। चौधरी साहब ने फिज़ा ज़हूर के बयान की तस्दीक में सर हिलाया। खारी ने गर्दन मोड़ कर फिज़ा ज़हूर की तरफ देखा, जो बेताब नज़रों से इसके रद्द अमल की मुंतज़िर बैठी इसी की तरफ देख रही थी। खानी ने लकड़ी के स्टूल पर बैठे अपने लरजते वजूद को संभालने की कोशिश की और फिर जिस्म चश्मे जोन में उठकर खड़ा हो गया। बहन जी, इसने ज़ेर लब कहा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। इसके पीछे चौधरी साहब और फिज़ा ज़हूर ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। मैं तुम्हारी किसी भी बात की तरदीद करूँगा न तायद। दुनिया के बहुत से रंग देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हर इंसान को अपनी तरजीहात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ मिलना चाहिए और एक इंसान को किसी दूसरे इंसान की तरजीहात पर सवाल उठाने और बहस करने से बाज ही रहना चाहिए, क्योंकि इसकी आज़ादी दूसरे इंसान की हदूद से बाहर ही ख़त्म हो जाती है। सो नादिया बिलाल, मेरी प्यारी दोस्त, मैं तहे दिल से तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। इस दुआ के साथ ये मुबारक कबूल करो कि काश ये मंजिल तुम्हारी असल मंजिल साबित हो और तुम कुछ अरसे बाद इसके बारे में किसी उलझाओ, किसी तशकीक का शिकार ना हो जाओ। मैं एक लापरवाह, बेकार, बेमुंजिम सा इंसान हूँ। हो सकता है चीज़ों के बारे में मेरा मुशाहिदा बहुत सतही और ऊपरी सा हो, लेकिन यकीन करो, मैंने तुम्हारी हालिया मेल का एक एक लफ्ज़ ध्यान से पढ़ा और समझा है। समझने इसके किसी भी लफ्ज़ पर एतराज़ है ना शक। हाँ, अपने बारे में मैं ये वजाहत ज़रूर करना चाहूँगा कि अपने वतन में रहते हुए, जहाँ मैं तकरीबन सभी मज़ाहिब के महमूज़ और जमूज़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ और मानूस रहा, वहाँ मुझे अपने बारे में यकीन है कि मंदिरों से उठती घंटी की आवाज़ों का श्लोक दोहराने और भजन पढ़ने के मौसीक़ात भी कभी मुझे अपनी तरफ नहीं खींच सकी। शायद इसलिए कि मैं पैदाइशी दहरिया हूँ। बचपन से ही मैंने मेरे दिल मज़हब के सिखाए सही और गलत असूलों की गैर दिलचस्प तफसील से उलझता था। मेरी माँ मुझे अपने सामने बिठा कर समझाया करती भगवान मुझसे क्या चाहता था और मेरा क्या करना भगवान को पसंद नहीं था। घर के एक कोने में बनाए गए छोटे से पूजा पाठ मंदिर को, जो घर भर के लिए एहतराम की जगह थी, मैंने हमेशा दिल को उकता देने वाले कोने की हैसियत से देखा। मंदिरों में जाकर घंटियाँ बजाने पर प्रार्थना करने और झूम झूम कर भजन पढ़ने से मुझे हमेशा चिढ़ सी रही। मिट्टी की रंगी पुती बेजान मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर बैठना और अपने मन की आशनाओं को बयान करना हमेशा ही मुझे एक इंतहाई गैर दिलचस्प अमल महसूस हुआ। मेरी यही फितरत मुझे मज़हब से दूर और दूर, बहुत दूर ले जाती गई। आज जहाँ मैं हूँ और जिस तरह एक आज़ाद फ़र्द की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून
मौजें मारता रहता है कि मैं रस्मी दुनियावी यूज़ से आज़ाद हूँ। मेरी ज़िंदगी में मज़ीद अभी अफ़कार की कोई गुंजाइश नहीं। मेरी सुबह, मेरी तस्हीह और गलत के पैमाने वो हैं जो मैंने अपने लिए खुद वज़ा किए हैं। किसी मजहबी ताकत का इसमें कोई हाथ नहीं। लिहाजा आज भी ना तो मंदिरों से उठती घंटियों की आवाज़ और ना ही श्लोक और भजन पढ़े जाने की सदाओं ने मुझे कभी मानूसियत का एहसास दिलाया है। मेरे लिए नवाज़ों और मस्जिद कलीसा गुरुद्वारे वगैरह वगैरह से सुनाई देती आवाज़ों में कोई फ़र्क नहीं। मुझे इन आवाज़ों और मजहबी सकाफ़तों से एक शदीद किस्म की चिढ़ महसूस होती है, और जहाँ कभी ये आवाज़ें मेरे कान में पड़ने लगें, मेरा दिल वहाँ से दूर भाग जाने को चाहने लगता है। लेकिन इस सब के बावजूद मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत खुश है। तुम्हारे अल्फाज में मौजूद जोश और ख़ुशी का एहसास मुझे खुश कर देता है, क्योंकि एक दोस्त की हैसियत से तुम मुझे बहुत अजीज़ हो, और मैं दोस्तों की खुशी में खुश होने वाला इंसान हूँ। नादिया ने चंद्रशेखर की मेल तफसील से पढ़ी और नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन से हटाकर सामने जमा ली। इसकी आंखों के सामने दीवार में जुड़ी खिड़की के शीशों से पीछे हटते हुए पर्दे थे, और शीशों से पार बाहर फ़ज़ा में आसमान से गिरती बर्फ़ के गाले सारे में उड़ते फिरते थे। इसके दिल में एक अजीब सी उदासी उतरने लगी। चंद्रशेखर एक बेमंजिल मुसाफिर, एक बेसिमत राही, इसका अजीज़ दोस्त, इसे चंद्रशेखर के लिए अपने दिल में एक दुख महसूस हो रहा था। काश वो समझ पाता, काश वो इसे समझाती। इसके दिल में हूक सी उठने लगी थी। आई एम सॉरी मिस, आपकी मुलाकात बिलाल साहब से नहीं हो सकती, आज तो बिल्कुल भी नहीं। बिलाल सुल्तान की पर्सनल सेक्रेटरी ने अपने खुश रंग लिपस्टिक से सजे होंठ सुकेड़ते हुए पेशावराना अंदाज में महानूर से कहा था, देखें, मेरा इनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। आज ही क्या, अभी, बल्कि अभी। यकीन जानिए, ये कारोबारी नोयत की मुलाकात हरगिज़ नहीं होगी। ये ज़ाती मुलाकात है और बहुत अहम है। प्लीज़ आप मेरी बात पर गौर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, महानूर ने बेकरारी से कहा। बॉस के पहले से तयशुदा प्रोग्रामों में आज के दिन किसी फालतू मुलाकात के लिए एक सेकंड भी फारिग नहीं है, चाहे मुलाकाती के लिए वो कितनी ही अहम मुलाकात क्यों ना हो। सेक्रेटरी इसकी दरख्वास्त नज़रअंदाज करते हुए अपनी नज़रें फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर पर जमाते हुए जवाब दिया था, एक सेकंड भी कैसे नहीं, मानू ने कहा, लंच ब्रेक तो लेते ही हैं ना, और इसमें फारिग ही होते हैं यकीनन। आज इनका लंच भी एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ तय है, और डिनर भी प्लांटेड नेशनल काउंसिल में करेंगे। आज वहाँ कोई सकाफती तकरीब मुनक़िद हो रही है। सेक्रेटरी का अंदाज इंतहाई बेनियाजाना था। ओफो, मानूर ने माथे पर हाथ मारा। इस वक्त से अपना आप पूरी तरह बेबस महसूस हो रहा था। देखें, अभी सिर्फ एक दिन पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने मुझे पहले से दिए हुए 1200 सेकंड से कहीं ज़्यादा वक्त दिया था। आपको याद है शायद, इसने एक और हर बार आजमाते हुए कहा, मैं इब्राहिम के साथ यहाँ आई थी, इब्राहिम जो साद सुल्तान का दोस्त है। मुझे अच्छी तरह याद है मिस, सेक्रेटरी ने कीबोर्ड पर उंगलियाँ चलाते हुए कहा, लेकिन एक दिन पहले के शेड्यूल और आज के शेड्यूल में बहुत फ़र्क है। एक दिन पहले उन्होंने खुद 1200 सेकंड आपको दिए थे, और ये 1200 सेकंड को आगे बढ़ाना इनकी अपनी मर्ज़ी थी, लेकिन आज इनके शेड्यूल में एक भी सेकंड आपके नाम नहीं है। आप इनसे बात तो करके देखें, नहीं, इन्हें मेरे बारे में बताएं तो सही, हो सकता है वो आपसे मेरा जिक्र सुनकर मुझे मुलाकात के लिए बुला लें। अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी इस जॉब से फायर कर दी जाऊं तो ठीक है, मैं इनको इत्तला करने की कोशिश करके देख लेती हूँ, सेक्रेटरी ने रुखाई से कहा। ओह नहीं, महानूर को अचानक एहसास हुआ कि उस लड़की पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डाल रही थी। इसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो इस्तकबालिया के पास रखे एक सोफ़े पर बैठ गई। इसके जहन में कोई ऐसा रास्ता नहीं आ रहा था जिसके ज़रिए वो फौरी तौर पर बिलाल सुल्तान तक पहुंच सके। इसने एक दो बार इब्राहिम का नंबर मिलाने की कोशिश की, लेकिन इसका फ़ोन बंद जा रहा था। इसने बेकरार नज़रों से कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। वो एक वेल फर्निश्ड, वेल डेकोरेटेड रिसेप्शन रूम था। तभी यहाँ वो भी आता होगा।
हमें इस कमरे में खड़े होकर किसी से बात करता होगा। मैं ऑफिस में जाते जाते लम्हा दो लम्हा यहाँ भी रुकता होगा। इसकी सोच की रौब भटकने लगी। वो जिसे मैंने इस वक्त पाया, जब वो यहाँ कहीं भी नहीं है, एक बार फिर वही हुक दिल में उठने लगी। मिस रायना, बॉस को इन्फॉर्म कर दें मैं वापस पहुँच गया हूँ। उन्होंने शायद अपना नंबर साइलेंट किया हुआ है। सीधा में एक दराज कसरती जिस्म वाला शख्स कमरे में दाखिल हुआ। ओह मिस्टर राजी, बॉस सुबह से 3-4 बार आपके बारे में पूछ चुके हैं, सेक्रेटरी ने पेशा वराना मुस्कुराहट के साथ कहते हुए इंटरकॉम का नंबर दबाया। वो कह रहे हैं कि ठीक 25 मिनट बाद आपको अंदर भिजवा दें। इंटरकॉम पर बात करने के बाद इसने आने वाले शख्स से कहा। ओह वाह। वो महानूर के सामने वाले सोफे पर अपनी टांगें सीधी करते हुए आरामदेह पोजीशन में बैठ गया। लगता है खासा लंबा सफ़र करके आए हैं राजी साहब, सेक्रेटरी ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई ऐसा वैसा लंबा सफ़र? आपको बॉस का तो पता ही है ना, इसने दाएं बाएं देखने के बाद सरगोशी के अंदाज में कहा। सेक्रेटरी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। मिशन इम्पॉसिबल पर भेजते हुए बॉस कोई साथी भी साथ नहीं भेजता और कुछ नहीं, इंसान बातचीत ही कर लेता है। मेरा तो मुंह भी खामोश रह कर थक चुका है। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, सेक्रेटरी मुस्कुरा कर बोली और प्रिंटर से सफ़े निकालने में मसरूफ़ हो गई। नंदपुर से आगे 20 किलोमीटर के फासले पर वो गांव था जहाँ से मैं होकर आया हूँ। ओफो, इस शख्स ने खुद कलामी के अंदाज में कहते हुए सर हिलाया। एक बोर तजर्बा था, इसने सेक्रेटरी से कहा, जो अपने काम में मगन शायद इसकी बात सुन भी नहीं रही थी, लेकिन सामने सोफे पर बैठी महानूर के कान खड़े हो चुके थे। आप बगन वाला थे तक होकर आए हैं या इससे भी आगे कहीं, इसने हवा में तीर चलाने के से अंदाज में कहा। बगन वाला? वो शख्स सीधा होकर बैठ गया और कमरे में चारों तरफ नज़रें दौड़ाने के बाद महानूर की तरफ देखने लगा। क्या मैंने ये नाम लिया? क्या ये नाम मेरे मुंह से निकला? इसने नूर से पूछा। हरगिज़ नहीं, महानूर को लगा तीर निशाने पर जा बैठा है। ये तो मेरा अपना क़यास था। क्या आपने वो इलाका देख रखा है? वो शख्स तजस्सुस से बोला। ना सिर्फ देख रखा है बल्कि मैं वहीं से ताल्लुक़ रखती हूँ, महानूर इनसे एक और धचका बचाते हुए कहा। क्या वाकई? वो अपनी जगह से उठकर महानूर वाले सोफे पर बैठ गया। आप वहाँ कब गई थी आखिरी मर्तबा? इसने पूछा। अभी कुछ अर्सा पहले ही गई थी, सात सुल्तान के साथ। एक और तीर चला। सात सुल्तान के साथ? वो शख्स अपनी जगह से 2 इंच आगे खिसका। जी हाँ, वहाँ मेरे चचा सरदार के मुँह बोले बेटे की शादी की तकरीब थी। सात सुल्तान भी इनवाइटेड था। ओ माय गॉड, आप चौधरी सरदार को भी जानती हैं? अब के वो शख्स वाकई बौखला गया। क्यों नहीं जानूंगी, वो मेरे वालिद के सगे भाई हैं, मानो ने बेनियाजी दिखाई। फिर तो आप राबे कलसूम और मौलवी सिराज सरफराज को भी जानती होंगी, इस शख्स ने चारों तरफ देखने के बाद पूछा। बिल्कुल जानती हूँ, मानू ने कहा और सवालिया अंदाज में इस शख्स की तरफ देखने लगी। आप वहाँ क्या करने गए थे और आप इन सब लोगों को कैसे जानते हैं? मुझे बॉस ने वहाँ भेजा था इन सब लोगों की खबर लाने, इस शख्स ने सरगोशी के अंदाज में कहा। वही तो लेकर आ रहा हूँ, इस शख्स ने गहरा सांस लेते हुए कहा। वहाँ ये सब लोग मौजूद हैं। फिर? मानू ने अबरू चढ़ाकर इसकी तरफ देखा। फिर तो पता नहीं, ये तो बॉस को ही पता होगा कि फिर क्या होगा, इस शख्स ने कहा। अगर आप मुझे एक फेवर दें और मुझे बिलाल सुल्तान से मिलवा दें तो मैं आपको मगनवाला और वहाँ के मकीनों के बारे में काफ़ी मालूमात दे सकती हूँ। मानून ने तुरुप का पत्ता खेलने की कोशिश की। आप बॉस से क्यों मिलना चाहती हैं? इसने मशकूक होते हुए पूछा। सात सुल्तान के सिलसिले में मिलना है मुझे इनसे, मानून ने कहा। सात सुल्तान? वो बिला इरादा बुलंद आवाज़ में बोला और फिर इधर उधर देखते हुए इसने अपनी आवाज़ नीची की। वो तो गायब है काफ़ी दिनों से। मैं जानती हूँ, मानो ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, लेकिन फिर भी मुझे इनके बारे में इसके सिलसिले में मिलना है। इसने अपनी टांग पर दाएं हाथ की उंगली बजाते हुए सोचा। ठीक है। फिर महानूर की तरफ देखते हुए बोला, मैं कोशिश करता हूँ कि बॉस से तुम्हारी मुलाकात हो जाए, लेकिन पहले तो मुझे वो मालूमात तो दो जो तुम्हारे पास हैं। हाँ वो, मानो सीधी होकर बैठी। बिलाल सुल्तान से मुलाकात की उम्मीद पैदा होने
نے اس کے اندر نئی توانائی سی بھر دی تھی۔